हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। मैं अदिति तक्यार आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल के ऊपर हम कॉमर्स के टॉपिक्स को तो डिस्कस कर ही रहे थे। अब साथ ही हम टीचिंग और टीचिंग के रिलेटेड वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके अंदर आने वाले टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स, मैक्सिमम टॉपिक्स हैं, वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात की जाए रिसर्च के मीनिंग की। रिसर्च हमारा जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। वो दो शब्द क्या हैं? दैट इज री एंड सर्च। री मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को रेपिटेटिव मोड पे करना, बार बार कोई भी चीज़ करना, दैट इज नोन एज रिपीट करना किसी भी चीज़ को, वो होता है अगेन एंड अगेन। और सर्च का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना। तो जब हम किसी भी चीज़ को बार बार फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, किस चीज़ को, किस चीज़ को मतलब यहाँ पर एक कोई भी नॉलेज है, कोई भी स्टॉक ऑफ नॉलेज है, वो पहले से ही क्या है, क्रिएटेड है। उस स्टॉक ऑफ नॉलेज को के अंदर और एडिशंस करनी, दैट इज नोन एज रिसर्च। और अगर लेमैन लैंग्वेज में बात की जाए, लेमैन लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि इससे पहले मैं आपको रिसर्च और इन्वेंशन के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। इन्वेंशन होता है कि बिल्कुल ही न्यूली किसी भी चीज़ को डेवलप करना, वो होता है इन्वेंशन। और अगर बात की जाए रिसर्च की, रिसर्च का मतलब होता है कि जो वो इन्वेंट की गई चीज़ है उसके ऊपर और काम करना। जो इन्वेंट होगी चीज़ वो एक स्टॉक ऑफ नॉलेज बन गई। अब वो स्टॉक ऑफ नॉलेज हमेशा के लिए सफिशेंट नहीं है। उस स्टॉक ऑफ नॉलेज के अंदर हमने क्या करते रहनी, और एडिशंस करते रहनी, ठीक है। वो क्या होती है? हमारी रिसर्च होती है। जैसे देखो, जैसे आपको पता होगा, जब हमारा रेलवे स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले स्टीम इंजन आया था। अब स्टीम इंजन की कुछ खामियां थी, ठीक है। अब कोयल वगैरह का इस्तेमाल होता था, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लॉय होते थे उसके अंदर, और आप कह लीजिए कि वो इतने पावरफुल नहीं होते थे। फिर रिसर्च टाइम टू टाइम, वो इन्वेंशन होगी स्टीम इंजन की। जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन होगी, वो एक बेस बन गया। अब उसी बेस के ऊपर क्या की जा रही है? डे बाय डे रिसर्चेस की जा रही हैं। फिर हमारे डीजल इंजन्स आए, फिर हमारे आए इलेक्ट्रिक इंजन्स आए, और अब आपको पता ही है अब इलेक्ट्रिक इंजन्स आए हैं। तो ये सारी की सारी क्या होती जा रही हैं? डे बाय डे क्या होती जा रही हैं? हमारी रिसर्चेस होती जा रही हैं। और रिसर्चेस से हमें क्या मिल रहा है कि नई नई इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती जा रही है, और इनके अंदर क्या होते जा रहे हैं? एडिशंस होते जा रहे हैं। इनके अंदर क्या होती जा रही हैं? चेंजेस होते जा रहे हैं। अगर हम पास्ट 10 ईयर पहले की कोई चीज़ देखें और आज की वो सेम चीज़ देखें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। कार्स की बात कर ली जाए, कार्स में डे बाय डे रिसर्चेस होती जा रही हैं, और नए नए मॉडल्स क्या होते जा रहे हैं? डेवलप होते जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में उनमें क्या होते हैं? नए नए फीचर्स ऐड ऑन हुए होते हैं। तो ये सब क्या है? रिसर्च है। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स। क्या है? री एंड सर्च। रिसर्च का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को मतलब जो भी इन्वेंट की गई चीज़ है उसको बार बार उसके ऊपर आप कह लीजिए एक स्टडी करना, और नए नए फीचर्स को क्या करना? ऐड ऑन करते रहना, दैट इज नोन एज रिसर्च, ठीक है। अब देखिए, रिसर्च इज मोर देन स्पेसिफिक स्किल्स। अब और एक और चीज़, रिसर्च को साइंटिफिक मेथड भी बोला जाता है। रिसर्च हमेशा आप कहीं पर भी मीनिंग पढ़ लीजिए, रिसर्च को बोला जाता है कि रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है। व्हाई इट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड? रिसर्च साइंटिफिक मेथड इसलिए है क्योंकि रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी प्रॉब्लम है,
उसको हम क्या, एक मतलब साइंटिफिक मेथड का मतलब है जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो रिसर्च के अंदर भी हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जब हमने रिसर्च के अंदर कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को क्या कर लिया, फाइंड आउट किया, वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम को जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी, जैसे अब स्टीम इंजन्स के टाइम देखिए प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि उनमें इतनी ज़्यादा जैसे डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, हमारी डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही थी, तो वो कवर अप नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें प्रॉब्लम नज़र आई, उन्हें लगा कि इससे पावरफुल हमें इंजन बनाना है। पावरफुल इंजन बनाने के लिए उन्होंने सारी रेलेवेंट डाटा इकट्ठा किया होगा, ठीक है। रेलेवेंट डाटा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से परखा होगा, टेस्टिंग की होगी, टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने कौन से इंजन्स इन्वेंट किए, डीजल इंजन्स। ऐसे ही फिर डीजल इंजन कुछ साल चले, फिर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखी होगी, उस प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर क्या आए, इलेक्ट्रिक इंजन्स आए। तो रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है, कोई जिसके अंदर प्रॉब्लम, इसके अंदर क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हमें दिखी, उस प्रॉब्लम को का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से रिसर्च को क्या बोला जाता है, साइंटिफिक मेथड भी बोला जाता है। और इसके अंदर हम वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और आगे इन्होंने बोला हुआ है रिसर्च क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथडोलॉजी को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अभी आपको मैंने बताया साइंटिफिक मेथडोलॉजी को फॉलो किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती है तो एक नई नॉलेज क्या होती है, क्रिएट होती है। जो भी एडिशंस होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नई नॉलेज बोला जाता है, न्यू नॉलेज उसको बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स हमारे रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब रिसर्च क्या करती है, हमारी बेसिकली एग्जिस्टिंग जो भी हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसके अंदर क्या करती है, एडिशंस करती है। तो मेन पर्पस क्या है कि एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज के अंदर एड ऑन्स करना, और हमारी जो भी क्वेरीज हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या करना, आंसर करना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जो भी नए फिनोमिनाज हैं उनके साथ फेमिलियरिटी को क्या करना, गेन करना। और एक आप कह लीजिए उस फिनोमिना के रिलेटेड एक इनसाइट क्रिएट करना, आप कह लीजिए एक माइंडसेट क्या करना, बिल्ड करना, वो कौन करवाती है, हमारी रिसर्च करवाती है। नेक्स्ट इज रिव्यू एंड सिंथेसिस द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब कोई भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिव्यू करना। अब आप कॉलेजेस वगैरह या स्कूल्स वगैरह की ही बात कर लीजिए। अब हर 3 से 4 साल आप कॉलेजेस में देखिए, 5 साल के बाद नैक की इंस्पेक्शन होती है। नैक की इंस्पेक्शन की होती है, वो रिव्यू करते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या कॉलेज में जो कामकाज है वो सही ढंग से हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हो रही है, क्या जो बच्चों को भरपूर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही। इन सब चीज़ों के लिए इंस्पेक्शन होती है। तो वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो रिसर्च के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग, जो भी चीज़ इन्वेंट हो चुकी है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, उसको क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, और उसके बाद सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसाइज का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। और फिर हम क्या करते हैं, नई जो भी हमारी नॉलेज होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। अब आपने देखा होगा, जैसे अभी मैंने स्टीम इंजन की बात की, तो जब स्टीम इंजन्स आए थे, ठीक है, उन्होंने रिव्यू किया, उन्हें लग रहा होगा कि स्टीम इंजन्स इतना काम नहीं कर रहे, मतलब इतने पावरफुल नहीं है। उन्होंने और ऑप्शंस देखे कि क्या हम डीजल पेट्रोल की हेल्प से क्या हम इंजन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज करके आज आप देख लीजिए हमारे सामने डीजल इंजन्स भी है, हमारे सामने इलेक्ट्रिक इंजन्स भी हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इन्वेस्टिगेट करना किसी भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन या प्रॉब्लम। अगर हम क्या किया है, हमने कोई भी, हमें प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी हमारे को एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कुछ गड़बड़ लग रही थी, उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना, ये भी हमारा रिसर्च का क्या हो सकता है, आप कह लीजिए ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम आई उसको उसके लिए सॉल्यूशंस ऑफर करना,
वो हमारा रिसर्च का क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और भी किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को, जर्नल इश्यूज हो गए या आप कह लीजिए फील्ड ऑफ स्टडी को क्या करना, अच्छे से स्टडी करना, और उस फील्ड ऑफ स्टडी को क्या करना, अच्छे से एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना, वो भी क्या हो सकता है हमारा, आप कह लीजिए मोटिव हो सकता है रिसर्च करने के लिए। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर, और बेसिकली हम रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि एक मेन आप कह लीजिए कि कोई नया प्रोसीजर या नया सिस्टम क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, ताकि जनता के लिए सहूलियत हो सके। जैसे अभी स्टीम इंजन्स की ही बात की जाए तो उन्होंने क्यों डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट किया, क्योंकि इनके पावर भी ज़्यादा होती है, और ये जो हमारी करंट में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं, उनको भी क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। तो उन्होंने क्यों स्टडी की होगी, ताकि एक नया प्रोसीजर या नया सिस्टम क्या किया जा सके, क्रिएट, मतलब कोई भी चीज़ है, अगर एग्जिस्टिंग चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लोगों को उसके रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो कैसे कोई नया फिनोमिना डेवलप करे ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। और नई नॉलेज को जनरेट करना, ये भी क्या होता है, रिसर्च का क्या होता है, मेन फोकस होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे अपनी मास्टर्स के बाद कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। पीएचडी के अंदर बेसिकली रिसर्च वर्क ही कंडक्ट किया जाता है। वो रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि वो नए फील्ड, नए एरियाज, सपोज किसी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना टॉपिक पीएचडी में ले लिया। अब पीएचडी में अगर उन्होंने ये टॉपिक ले लिया तो वो इस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, ताकि और क्या क्या नए नए एवेन्यूज़ आ सकते हैं। अगर पहले से ही नो डाउट नॉलेज क्रिएटेड होगी इस फील्ड के अंदर, अब वो क्या करेंगे, इस फील्ड को और सर्च आउट करेंगे ताकि इसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और जो भी प्रॉब्लम करंट में फेस की जा रही है उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिमूव किया जा सके, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे, रिसर्च के। ये सारे क्या थे, हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। नेक्स्ट कम्स आवर रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि रिसर्च के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिविटी। अब नाम से ही है, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, इट मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बायस। बायसनेस नहीं होनी चाहिए रिसर्च। अगर बायसनेस आ गई रिसर्च के अंदर तो जो भी हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज को इन्हांस करना है, जो भी हमने एडिशंस करनी है एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर, वो हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर बायसनेस आ गई तो लोग हमारी जो भी हमने जो भी नॉलेज क्रिएट की रिसर्च के बाद, जो भी हमने आप कह लीजिए सॉल्यूशन फाइंड आउट किया किसी भी चीज़ के लिए रिगार्डिंग, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे अगर उस चीज़ में बायसनेस आ जाएगी। उस बायसनेस अगर आ गई तो उस इंफॉर्मेशन, उस नॉलेज की रिलायबिलिटी ख़त्म, कोई विश्वास नहीं करेगा, ना वो वैलिड होएगी रिसर्च, ना उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होएगी, ना उसकी जर्नलाइजेशन हो सकती है। ये सारे पॉइंट्स अभी मैं आपके साथ कवर करूँगी, तो आप घबराइए मत। ये क्या नई नई टर्म्स मैंने एक साथ ही सारी की सारी बोल दी। तो अभी हम वन बाय वन, ये सारे के सारे फीचर्स हैं हमारी रिसर्च के, तो वन बाय वन करके मैं सारे के सारे जो भी फीचर्स हैं वो आपके साथ क्या करूँगी, कवर करूँगी, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना होए। अगर रिसर्च एप्टीट्यूड के रिलेटेड आप क्वेश्चन फेस करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इन्होंने सबसे पहले बोला हुआ है ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ऑब्जेक्टिविटी है कि जो हमारी रिसर्च होनी चाहिए वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए रिसर्च में, ठीक है। हमें पूरे के पूरे अटमोस्ट प्रिकॉशंस लेने हैं कि जो हमारी रिसर्च होए वो किसी के भी एटीट्यूड, किसी के भी बिहेवियर की वजह से इफ़ेक्ट ना हो। रिसर्च के ऊपर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। अब देखिए कहने का मतलब है कि अब रिसर्चर ही है, रिसर्चर का सोचने का नज़रिया हो सकता है, हर पर्सन का जो पर्सपेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन से। लेकिन जब आप रिसर्च कर रहे हो, मेरे को जैसे किसी का एटीट्यूड, किसी का देखने का नज़रिया, किसी का बिहेवियर हर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो वो कहते हैं जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको
ये चीज़ों को अपनी रिसर्च के ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर आपने इन चीज़ों को रिसर्च के अंदर डाल दिया तो आपकी जो रिसर्च के बाद जो भी आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो कभी भी ट्रू रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला है तो हम आगे पढ़ते हैं। आगे है कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है वो विदाउट बायसनेस हो सके। सबसे पहला है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आप क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, वो एक आप प्रॉपरली एक प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए, प्लस जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं, क्या की हैं, ऑब्जर्वेशंस, प्लस ऑब्जर्वेशंस के साथ जो भी आपने डाटा एनालाइज किया है, आपको इस डाटा को एक कंप्लीट रिकॉर्ड आपको क्या करना है, कंप्लीट रिकॉर्ड के अंदर इनको कंसोलिडेट करना है ताकि दूसरे आपके लिए इजी हो जाए बाद में इस डाटा से इवैल्यूएशन करना, इस डाटा को एनालिसिस करना और इस डाटा से रिजल्ट को ऑब्टेन करना। तो कहने का ये सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में बात की जाए तो कहने का मतलब है, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का मतलब है कि जो भी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए, जो भी फाइंडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको आप सही ढंग से रखिए ताकि जब आपने बाद में एनालिसिस करना है या बाद में आपने इवैल्यूएशन करना है तो आप सही ढंग से कर पाएँ। अगर आपने डाटा सही ढंग से नहीं कंसोलिडेट किया तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे आपकी रिसर्च के वो ट्रू रिजल्ट्स वो शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं अपने रिसर्च प्रोसेस के लिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए सभी फेजेस ऑफ डाटा। जब भी आप कोई डाटा कलेक्शन कर रहे हो तो एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि हमें जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमें अपने रिकॉर्ड्स जब भी, जैसे अगर मैंने डेप्रिसिएशन का फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड किया हुआ तो वो ही आगे करूं, ये नहीं मैं रिटर्न डाउन वैल्यू से क्या करना स्टार्ट कर दूं। इससे क्या होगा कि जो भी मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो समझने में उनको प्रॉब्लम आएगी, मेरा जो कंपनी की जो रिलायबिलिटी है वो कम होएगी क्योंकि उस मेथड से कुछ और रिजल्ट्स आएगा, दूसरे मेथड से कुछ और रिजल्ट्स आएगा। तो वो यही कहते हैं कि अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी क्या करनी है, मेंटेन करनी है, तो आपको स्टैंडर्डाइज्ड होना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको कंसिस्टेंसी क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। नेक्स्ट इज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट्स। ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंसेप्ट्स। ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब बेसिकली इन्होंने हमें बताया हुआ है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट्स का मतलब क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब है कि मैं किस तरह से मेजर कर रही हूँ, मुझे ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ठीक है। जो भी कंसेप्ट्स को कौन कौन से ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया गया है रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। लास्ट इज अवॉइडिंग बायसेस। अवॉइड बायस। बायस का यहाँ पर क्या मतलब है, बायस का मतलब है कि जो आपकी रिसर्च है वो जो भी हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे वैल्यूज़ हो गए, बिलीव्स हो गए, ऑब्जर्वर का जो भी पर्सपेक्टिव है, ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस हैं, इनसे क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। क्योंकि ये जो सारे फैक्टर्स अभी मैंने आपके साथ अभी बोले, जैसे पर्सनल बिलीव्स हो गया, ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव हो गया, ह्यूमन की एक्सपेक्टेशंस होंगी, ये सारे के सारे हमारे डाटा को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डाटा की जो रिलायबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। तो हमारी जो रिसर्च है वो इन सब से क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबल कौन होता है, रिलायबल को अगर हम लेमन इसका मीनिंग देखें, डिक्शनरी मीनिंग देखें, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च की वो ये है कि वो क्या होनी चाहिए, हमारी रिसर्च रिलायबल डाटा क्या करे, प्रोड्यूस करे। रिलायबल कब प्रोड्यूस करेगा,
जब वो कंसिस्टेंसी को फॉलो करेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था कि सेम प्रोसीजर्स इन ऑल फेसेस ऑफ रिसर्च, कि मतलब जो भी सपोज अगर डाटा कलेक्शन के रिलेटेड बात की जाए तो उसके अंदर सेम प्रोसीजर्स क्या किए जाए, फॉलो किए जाए। और इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं इस पॉइंट को। इसको हम वेरीफाइबिलिटी के साथ भी क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर जब भी हम जो भी आपकी रिसर्च है वो सेम रिजल्ट्स क्या करे, यील्ड करे एवरी टाइम। सपोज़ मैंने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, सपोज़ एक 20 बच्चों का मैंने आप कह लीजिए 20 बच्चों के ऊपर एक रिसर्च करी, और रिसर्च में ये पाया कि अगर ज़्यादा टेलीविज़न बच्चे देखते हैं तो उनकी जो क्लास परफॉर्मेंस है उसके ऊपर टेलीविज़न का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब ये है, और देखा भी है अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न देखेंगे तो उनके पढ़ाई में ग्रेड्स कम आएंगे। ये मैंने प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि बच्चों के ग्रेड्स कम आ रहे हैं, और फिर मैंने देखा उसको प्रॉब्लम के पीछे का कारण जाना रिसर्च करके, वो था टेलीविज़न। तो ये एक रिसर्च की गई कि और बाद में रिजल्ट क्या निकला कि टेलीविज़न देखने से बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो क्या आते हैं, कम आते हैं। ठीक है, अब वेरीफाइबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो ये मैंने यहाँ पर रिजल्ट ऑब्टेन किया कि टेलीविज़न इफेक्ट्स दी स्टडीज़ ऑफ चिल्ड्रन इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है, तो ये हर जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि वो 20 बच्चों के ऊपर ही एप्लीकेबल हो, ये हर जगह होएगी। और आपने देखा भी होएगा मैक्सिमम अगर हम अपना मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, पढ़ाई करने वाला टाइम भी अगर हम अपना वेस्ट करेंगे टेलीविज़न देखने में, कार्टून्स देखने में, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आएंगे, ख़राब आएंगे। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी रिसर्च है वो हर जगह क्या होनी चाहिए, जैसे जो भी रिजल्ट मैंने एक पर्टिकुलर रिसर्च को करके ऑब्टेन किया है वो हर जगह क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। तो नेक्स्ट कम्स दी वैलिडिटी। वैलिडिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, वैलिडिटी का मतलब है कि वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स। वैलिडिटी का क्या मतलब है कि जो भी आप प्रोसीजर्स आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं रिसर्च को करने के लिए, वो आपको आप एक्यूरेट करो। अगर आप एक्यूरेट चीज़ करोगे, ठीक है, एक्यूरेटली प्रोसीजर्स फॉलो करोगे तो तभी आप रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे। अगर रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए तभी वो क्या होंगे, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या होगी, इन्हांस होगी। तो यहाँ पर उन्होंने वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो भी आप प्रोसीजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होती है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी डिस्कस करूँगी। जैसे इंटरनल वैलिडिटी होगी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, इंटरनल वैलिडिटी, तो पहली जो वैलिडिटी है वो है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि इंटरनल वैलिडिटी हमें ये बताती है कि इंटरनल वैलिडिटी इज़ अ वे टू गॉज हाउ स्ट्रॉन्ग योर रिसर्च मैथड्स वर्क। इंटरनल का मतलब ही क्या होता है, इंटरनली, अंदर। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपने इंटरनली जो भी प्रोसीजर्स, जो भी आपने मैथड्स, जो भी आपने टेस्ट किए वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि कितने एक्यूरेट थे। अगर एक्यूरेट होंगे ऑब्वियस सी बात है एक्यूरेट रिजल्ट्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो इंटरनल वैलिडिटी हमें ये चीज़ बताती है। सेकंड जो हमारी वैलिडिटी है, सेकंड वैलिडिटी इज आर एक्सटर्नल वैलिडिटी। दूसरी वैलिडिटी कौन सी है हमारी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगर बात की जाए एक्सटर्नल वैलिडिटी की, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या आंसर्स हमें देती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें बताती है कि जो भी मैंने रिजल्ट्स ऑब्टेन करे हैं रिसर्च को करके, क्या वो आउटर वर्ल्ड पे जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पर अप्लाई होते हैं कि नहीं होते। तो अगर तो रिसर्च इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दी सिचुएशन, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो बहुत हाई है। अगर हमारे रिजल्ट्स हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होते, इसका मतलब
उस पर्टिकुलर रिसर्च की जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो क्या है, बहुत कम है। तीसरी जो वैलिडिटी है हमारे पास वो है हमारी क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है कि क्या क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं एक चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब कौन कौन से पायदानों से गुजरना पड़ता है किसी एंड रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज नोन एज क्राइटेरिया। तो जो क्राइटेरिया आपने फॉलो किया है वो वैलिड, कितना एक्यूरेट था, दैट इज नोन एज क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक जॉब एप्लीकेंट है, ठीक है, किसी ने एक जगह पे अप्लाई करना है, तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट देता है उस इंटरव्यू प्रोसेस को पास करने के लिए। तो अगर तो वो टेस्ट एक्यूरेटली पास कर लेता है और वो टेस्ट प्रिडिक्ट करता है, वो टेस्ट क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, क्या प्रिडिक्ट करता है कि जो एम्प्लॉई है वो अपनी जॉब को किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो ये एक तरह की क्या है, क्राइटेरियन वैलिडिटी का ही क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कम्स योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब जो हमारे पास फोर्थ वैलिडिटी है वो कौन सी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि क्या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की हेल्प से हमें क्या पता लगता है कि क्या एक्चुअल में हम वो चीज़ कर रहे हैं जो चीज़ हम करने के लिए निकले थे। सपोज रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, क्या एक्चुअल में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर भी रहे हैं कि किसी और दूसरी मंजिल की तरफ निकल गए हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमें ये चीज़ क्या करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है। नेक्स्ट इज हमारी जो फिफ्थ वैलिडिटी है वो है हमारी कंटेंट वैलिडिटी। कौन सी वैलिडिटी है ये, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, इसके अंदर हम सभी जो भी हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको मेजर किया जाता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो भी प्रॉब्लम है, कंटेंट का मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम है, जो भी एक आप कह लीजिए एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसके हर एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये जो थी ये थी हमारी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी का मतलब क्या है कि एक्यूरेसी को चेक करना कि जो भी प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, वो हमने सही लगाए हैं। और इन मेथड्स के लिए हमने क्या किए हुए हैं, बड़े सारे हमारे वैलिडिटी आप कह लीजिए टेस्ट हैं जो भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं, जैसे एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गया, इंटरनल वैलिडिटी हो गया, क्राइटेरियन वैलिडिटी हो गया। क्राइटेरियन वैलिडिटी के साथ साथ हमारे पास क्या था, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी था, कंटेंट वैलिडिटी था। तो इन सभी से क्या होगा, हमें अपनी एक्यूरेसी के लेवल को हम क्या कर पाएंगे, चेकआउट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है एक्यूरेसी। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है आपकी रिसर्च के अंदर जो फीचर होना चाहिए वो है एक्यूरेसी का। ये वैलिडिटी से वो इन्होंने बोला है, वैलिडिटी से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। ये इट इज़ ऑल्सो द डिग्री टू विच रिसर्च प्रोसेसेस, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक्यूरेसी बेसिकली क्या मेजर करती है कि जो भी रिसर्च टूल्स हमने सिलेक्ट किए हैं, क्या बेस्ट रिसर्च टूल सिलेक्ट किए हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि अगर हमने बेस्ट फाइंड आउट सॉल्यूशन सिलेक्ट किए होंगे, ये हम वैलिडिटी जो अभी हमने बहुत सारी वैलिडिटीज़ पढ़ी हैं उनकी हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर तो वैलिड हमने किए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये भी फीचर आपकी रिसर्च में होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको। तो क्रेडिबिलिटी हमारी रिसर्च की कब बनेगी, जब हमने बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसके लिए चूज़ किया होगा। अब वो क्या कहते हैं कि हमारे पास वैसे कौन कौन से सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन के होते हैं, एक होता है हमारे पास प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा को हम फर्स्ट हैंड डाटा बोलते हैं और कई मैक्सिमम टाइम्स हमारे पास सेकेंडरी डाटा अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हमने अपनी रिसर्च की ऑथेंटिकेशन को बढ़ाना है तो हमें प्राइमरी डाटा पे भी क्या करना चाहिए, रिलाई करना चाहिए। प्राइमरी डाटा से क्या होगा कि हमारी जो रिसर्च की क्रेडिबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज जर्नलाइजेबिलिटी। जर्नलाइजेबिलिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या था कि कितनी एक्यूरेटली हमने प्रोसीजर्स अडॉप्ट करे हैं।
तो ये है कि जो भी जर्नलाइजेबिलिटी में क्या होता है कि जो भी हमने क्या किए हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स फाइंड आउट किए हैं, डिग्री एक तरह से हमें बताता है कि वो फाइंडिंग्स हम कितनी पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं। अगर तो मैक्सिमम, और वो यही कहते हैं, अभी जैसे मैंने आपको वो स्टूडेंट्स वाला एग्जांपल दिया था कि टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर असर पड़ता है, और आपने देखा भी होगा, मैं वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी ये जो सॉल्यूशन आप कह लीजिए, या जो मैंने कारण पता किया है रिसर्च के थ्रू, मैं कहीं भी अप्लाई कर दूँ, ये अप्लाई होता है, तो वो उसकी जर्नलाइजेशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्योंकि ये जर्नलाइजेबिलिटी का मतलब ही क्या है, मैक्सिमम इंक्लूजन, कि जो भी आपका रिसर्च की फाइंडिंग्स है वो मैक्सिमम क्या करे, इंक्लूड करे, मैक्सिमम इनका एप्लीकेशन हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल रिसर्च। रिसर्च कैसी होनी चाहिए, एम्पिरिकल होनी चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन। कि रिसर्चर को सिर्फ सेकेंडरी डाटा के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, उसको डायरेक्टली खुद एक्सपीरियंस करनी चाहिए, वो चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए, उसके बाद ही अपनी फाइंडिंग्स के सॉल्यूशंस उसे देने चाहिए। नेक्स्ट कम्स दी सिस्टमेटिक। रिसर्च कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक कब होगी, जब हम क्या करेंगे कि जो भी रिसर्च वर्क है उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स को क्या करें, फॉलो करें। आगे हम रिसर्च को कंडक्ट करने के स्टेप्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या होती है, कंडक्ट होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड फैक्टर। अब देखिए रिसर्च के अंदर जब भी हम रिसर्च करते हैं हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं कंट्रोल्ड फैक्टर्स, एक होते हैं अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स। कंट्रोल्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा, आप कह लीजिए, किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता, वो होते हैं अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स। अगर तो देखिए हमारी जो रिसर्च की टाइप है, ठीक है, जो हमारी रिसर्च है, अगर तो अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है जो हम किसी लैब के अंदर क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो लैब के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनको मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ अपने हिसाब से, ताकि मैं अपने हिसाब से क्या कर सकूँ, रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकूँ। और अगर मैं सोशल साइंसेस की एक्सपेरिमेंट्स की बात करूँ, जो सोसाइटी के अंदर जाकर, फील्ड के अंदर जाकर ही क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स भी आप क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो रिसर्च के अंदर दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, कंट्रोल भी हो सकते हैं और अनकंट्रोल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो फीचर है वो है साइक्लिकल इन नेचर। जो रिसर्च है वो साइक्लिकल प्रोसेस है। साइक्लिकल प्रोसेस इन्होंने क्यों बोला हुआ है, ये एक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम से ही एंड होता है। फिर आप कहोगे कि रिसर्च करी क्यों जब सॉल्यूशन ही नहीं पता लगा। रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई, जैसे स्टीम इंजन्स की बात है, स्टीम इंजन्स के अंदर पावर कम थी तो डीजल इंजन्स आए, ठीक है, सॉल्यूशन आ गया। अब फिर से क्या हुई होगी, कमियां डीजल इंजन की नज़र आई होंगी, फिर से प्रॉब्लम हुई, फिर से हमने क्या किया, सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। इसी तरह से प्रॉब्लम्स जनरेट होती रहती हैं और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते रहते हैं। तो ये इस वजह से रिसर्च को क्या बोला गया है, एक साइक्लिकल प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट इज रिसर्च क्या है, लॉजिकल है। रिसर्च लॉजिकल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को, क्या अगर कोई प्रॉब्लम थी उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या लॉजिक रहा होगा, वो लॉजिक लगाकर ही हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेबल मीन्स विच इज़ एबल टू बी रिपीटेड टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट। रेप्लिकेबल का मतलब क्या होता है, जिसको किया जा सके, ठीक है, और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन किए जा सके। जैसे जर्नलाइजेबिलिटी और रेप्लिकेबल को आप थोड़ा सा आप लिंकेज कर सकते हो। तो रेप्लिकेबल का क्या मतलब है कि जो भी आपने फाइंडिंग्स फाइंड आउट की हैं अपनी रिसर्च के अंदर, उनको आप रिपीट कर सको बार बार। चाहे पहले आपने कोई पॉपुलेशन साइज़ लिया था, आप किसी और पॉपुलेशन सैम्पल साइज़ के ऊपर भी उनको अप्लाई करके देख लो, लेकिन आप क्या कर पाओ, सेम रिजल्ट्स ऑब्टेन कर पाओ। तो रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए, रेप्लिकेबल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू ऑल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।